हेलो बच्चों, हम पढ़ाएं 10th क्लास फिजिक्स। और फिजिक्स में हमने करीबन 2 चैप्टरों को कंप्लीट कर लिया है। पिछले सेशन में हमने विद्युत को कंप्लीट किया था और आज हमारी पहली क्लास है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, जिसमें हमारा फिजिक्स का पोर्शन चल रहा है। हमने केमिस्ट्री और बायो के दोनों पोर्शनों को कंप्लीट कर लिया है। इनके क्वेश्चन आपको कंप्लीट प्रोवाइड कर दिए गए हैं और एक सीरीज आपके सामने और स्टार्ट होने वाली है। इन सारे चैप्टरों का साइंस का निचोड़, जो कि एग्जाम में कहीं ना कहीं आपको 100% देखने को ही मिलेंगे। कुछ ऑब्जेक्टिव हम कराने वाले हैं। तो ये सीरीज जैसे ही हमारी ये सीरीज कंप्लीट हो जाएगी फिजिक्स की, उसके बाद हमारी ऑब्जेक्टिव सीरीज स्टार्ट होगी, जिसमें प्रीवियस एग्जाम में आई हुई सैंपल पेपर में दिए हुए प्रीवियस क्वेश्चन और कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो सभी लोग सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। तो बात करते हैं हम फिजिक्स का। सेकंड चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है और अब हमारा फिजिक्स का अगला चैप्टर है और सेकंड लास्ट चैप्टर है। मतलब हमारा ये इतने ही चैप्टर, 4 चैप्टर हमें गिवन है इस बार। तो इसमें हम बात करते हैं सबसे पहले किसका, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। इससे पहले हमने विद्युत को कंप्लीट किया था, धारा को, विद्युत धारा को कंप्लीट किया था। इसकी आज ये हमारी पहली क्लास है और कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चनों को हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं भाई एग्जाम में। तो पेपर बोर्ड एग्जाम में स्पेशल मटेरियल आपको मिलने वाला है यहीं से, और एग्जाम में जो आपसे पूछा जाने वाला है भाई, क्लास में मैटर जो चल रहा है आपको 100% यही कहीं ना कहीं देखने को आपको मिलेगा। क्लियर बात? तो चलते हैं अगली स्लाइड में, बात करते हैं हम चैप्टर की। तो भाई विद्युत धारा क्या है भाई, सबसे पहले हम बात करें कि विद्युत धारा क्या है हमारी। तो विद्युत धारा हमने पिछले चैप्टर में आपको डिस्कस किया था कि आवेश प्रवाह की दर को हम क्या कह देते हैं भाई, विद्युत धारा कह देते हैं। लेकिन हमारे पास है अब क्या, इस विद्युत धारा का क्या, चुंबकीय प्रभाव। हमें इसको डिस्कस करना है कि भाई विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसे कहते हैं। तो भाई हमने बात की थी कि जब एक चालक तार के अंदर धारा बहती है, मतलब आवेश प्रवाहित होता है। तो अब हम बात करेंगे कि मान लो एक चालक तार के अंदर क्या बह रही है, धारा बह रही है। जब एक चालक तार के अंदर धारा बहती है तो उस चालक तार के चारों तरफ एक क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है भाई। क्या उत्पन्न हो जाता है? एक क्षेत्र। उस क्षेत्र को हम नाम देते हैं क्या, चुंबकीय क्षेत्र। तो जब तार के अंदर विद्युत धारा बहती है तो उस तार के चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है और इस घटना को ही हम क्या कह देते हैं भाई, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। मतलब जब जब तार में धारा बहेगी तब तब तार के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। इस घटना को ही हम विद्युत धारा का क्या कह देते हैं, चुंबकीय प्रभाव कह देती है। तो मतलब ये विद्युत धारा का एक प्रभाव है क्या, कि जब जब तार के अंदर धारा चलेगी तो तार के चारों तरफ वो क्या उत्पन्न करती हुई चलेगी, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती हुई चलेगी। क्लियर बात? तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, चुंबक की। दूसरे आ जाता है हमारा क्या, चुंबक। तो चुंबक क्या है भाई, चुंबक किसे कहते हैं? तो चुंबक वह पदार्थ है जो लोह, लोह मतलब आयरन या लौह युक्त चीजों को अपनी तरफ क्या करती है भाई, आकर्षित करती है। लोहयुक्त पदार्थों को अपनी ओर क्या करती है भाई, आकर्षित करती है। उसे हम क्या कह देते हैं भाई, चुंबक कह देते हैं। तो ये थी हमारी क्या, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। और दूसरा था हमारा इसके अंदर क्या, चुंबक। दूसरी बात करें तो चुंबक के निर्माण के लिए हमें नर्म लोहे की आवश्यकता होती है। तो इसको अपन अभी आगे डिस्कस करेंगे। तो बात की जाए, अगला पार्ट दे रखा है हमें क्या, चुंबक के गुण भाई। कैसे पहचानोगे भाई कि ये चुंबक है? तो दूसरी बात, हम एक छड़ चुंबक की फिलहाल बात करते हैं। एक कैसी चुंबक दे रखी है हमें, एक छड़ चुंबक हमें दे रखी है। एक छड़ चुंबक हम ले लेते हैं, ये हमारे पास एक छड़ चुंबक है। ठीक है, इसके दो ध्रुव होते हैं, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल, जिसको हम एक को तो बोल देते हैं उत्तरी ध्रुव और एक को बोल देते हैं हम दक्षिणी ध्रुव। क्लियर बात? एक को बोला जाता है क्या, उत्तरी ध्रुव, और दूसरे को बोला जाता है क्या, दक्षिणी ध्रुव। दक्षिणी ध्रुव मतलब एक हमारे पास नॉर्थ पोल है और एक हमारे पास साउथ पोल है। ये हमारी एक चुंबक है, छड़ चुंबक को हमने ले लिया। तो प्रत्येक चुंबक के दो ध्रुव होते हैं भाई, एक को हम उत्तरी ध्रुव कहते हैं, दूसरे को हम दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। क्लियर? समान ध्रुव एक दूसरे को क्या करते हैं भाई, प्रतिकर्षित करते हैं। कैसे भाई? जैसे कि साउथ पोल और साउथ पोल एक दूसरे को क्या करेंगे भाई, प्रतिकर्षित करेंगे भाई। इस बात को भी हमें याद रखना है। साउथ पोल और साउथ पोल में क्या होगा भाई, प्रतिकर्षण होगा। क्लियर? वैसे ही नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल दे दिया जाए भाई,
तब भी उनके अंदर क्या होगा भाई, प्रतिकर्षण होगा। लेकिन जब हमें असमान ध्रुव दे दिए जाए, मतलब एक साउथ पोल की बात करें और एक हम नॉर्थ पोल की बात करें, या फिर हम एक नॉर्थ पोल की बात करें और दूसरा हम साउथ पोल की बात करें, तो इन असमान ध्रुवों के बीच में होगा भाई क्या, आकर्षण। इस बात को आपको याद रखना है, आकर्षण। तो हम कह सकते हैं कि चुंबक के अंदर दो ध्रुव होते हैं और चुंबक के दो समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और चुंबक के दो असमान ध्रुव एक दूसरे को क्या करते हैं भाई, आकर्षित करते हैं। क्लियर बात। जब हम स्वतंत्र रूप से चुंबक को लटकाते हैं तो लगभग उत्तर दक्षिण दिशा में चुंबक रुकती है। उत्तरी ध्रुव उत्तर दिशा की ओर और संकेत करते हुए रखी जाती है, ठीक है ना। जब एक चुंबक को हम जैसे ही स्वतंत्रता पूर्वक लटका देते हैं, जैसे कि मान लो एक चुंबक एक धागे से भाग के एक चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया जाए, तो चुंबक हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ही रुकती है भाई। इसका नॉर्थ पोल जिस दिशा में है उसे हम कह देते हैं क्या, नॉर्थ पोल, और साउथ पोल जिस दिशा में उसे हम क्या कह देते हैं, साउथ पोल कह देते हैं। तो आपसे पूछा जाए क्वेश्चन, एक चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया जाए तो वो किस दिशा में ठहरेगी, तो उत्तर दक्षिण दिशा में वो ठहरती है। क्लियर बात। आगे बात करते हैं हम चुंबक के ध्रुव। तो हम पढ़ चुके हैं प्रत्येक चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव। बात करें उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव जो है ना वो उत्तर दिशा की ओर संकेत करने वाले सिरे को उत्तरोमुखी ध्रुव अथवा जिसको हम कह देते हैं क्या, उत्तरी ध्रुव कह देते हैं। जैसे दक्षिणी ध्रुव की बात करें, दूसरा सिरा जो दक्षिण दिशा की ओर होता है, उधर की ओर जो संकेत करता है उसे हम क्या कह देते हैं, दक्षिणी ध्रुव या दक्षिणोमुखी ध्रुव कह देते हैं, या अथवा हम उसको बोल देते हैं क्या, दक्षिणी ध्रुव। तो चुंबक के पास हमें जो मिले ना, चुंबक के हमारे पास दो ध्रुव हो गए भाई। एक तो हो गया क्या, नॉर्थ पोल, और एक हो गया हमारे पास क्या, साउथ पोल। क्लियर बात। आगे चलते हैं। अब बात करते हैं, अभी हमने जो एक तार के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित की थी, तो उस तार के अंदर एक क्षेत्र उत्पन्न हुआ था जिसको हमने नाम दिया था क्या, चुंबकीय क्षेत्र। तो बात करते हैं, देखो चुंबकीय क्षेत्र की, कि किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उसके बल का संशोषण किया जाता है भाई। तो मतलब अपन एक तरीके से एक चुंबक मान लो ये दे रखी है, और उस चुंबक के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहां तक ये चुंबक किसी बल का अनुभव करती है, या ये यहां तक ये जिस वस्तु को अपनी तरफ क्या करती है भाई, आकर्षित करती है, अपनी तरफ खींचती है, वह क्षेत्र उसका क्या कहलाता है भाई, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। क्लियर बात। तो चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है हमारा चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है हमारे पास क्या, इसका ऐसा ही मात्रक हमें याद रखना है, ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, टेस्ला। टेस्ला याद रखना है, चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा ही मात्रक क्या होता है भाई, हमारे पास टेस्ला होता है। क्लियर बात। चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें परिमाण तथा दिशा दोनों होते हैं, तो हम कहें कि भाई चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है भाई, सदिश राशि। चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है। क्लियर बात। दूसरी बात करें कि किसी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा वह मानी जाती है जिसके अनुदिश दिक सूचक की सुई होती है, दिक सूचक याद रखना, दिक सूचक। उत्तरी ध्रुव से के उत्तर ध्रुव उस क्षेत्र के भीतर गमन करता है। क्लियर बात। तो बात करें कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा वह मानी जाती है, हम कहेंगे उत्तरी ध्रुव से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दक्षिणी ध्रुव की मानी जाती है। इसको अभी आगे हम चुंबकीय बल रेखाएं जब डिस्कस करेंगे वहां मिलेगा आपको। क्लियर बात। क्वेश्चन अब हमारा पहला बन जाता है। पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है कि भाई चुंबक के दो गुण लिखिए भाई। चुंबक जिसको भी हमने किया था भाई, चुंबक जो थी हमारी उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव, दो ध्रुव चुंबक के अंदर होते हैं, तो इसके गुण क्या है। तो इसका सबसे पहला गुण तो यही है कि भाई जब चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया जाता है तो वो उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है। तो हमारा पहला पॉइंट ये हो गया कि जब किसी क्षण चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया जाता है तो वह हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ही ठहरती है। एक इंपोर्टेंट गुण इसका ये है। दूसरी बात की जाए चुंबक की, कि चुंबक के समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और असमान ध्रुव एक दूसरे को क्या करते हैं भाई, आकर्षित करते हैं। जैसे कि हम बात करें कि मान लो ए एक कोई चुंबक दे रखी है और इस चुंबक के नजदीक हम इधर नॉर्थ पोल दे रखा है, इधर साउथ पोल दे रखा है।
तो यदि हम इस नॉर्थ पोल के पास में यदि दूसरी चुंबक का नॉर्थ पोल ले आए तो यहाँ पे क्या होने वाला है भाई, प्रतिकर्षण होने वाला है, प्रतिकर्षण होने वाला है। लेकिन जब हम इस नॉर्थ पोल वाली चुंबक के पास एक साउथ पोल, दूसरी चुंबक का दक्षिणी ध्रुव यानी साउथ पोल हम इसके पास में लेके आए तो यहाँ पर होने वाला है क्या, आकर्षण। तो यही बात अभी हमने पढ़ दी थी कि चुंबक के जो समान ध्रुव होते हैं ना, उनके बीच में क्या होता है भाई, प्रतिकर्षण होता है। तो यहाँ पे कौन से थे भाई, समान ध्रुव, उनमें क्या होगा भाई, प्रतिकर्षण होगा। और यहाँ पर कौन थे, असमान ध्रुव। असमान ध्रुवों के बीच में क्या होता है भाई, आकर्षण होता है। इस बात को हमें याद रखना है। तो ये चुंबक के दो गुण थे हमारे, क्लियर। आगे दे रखा है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुणों की सूची बनाइए भाई, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुणों की सूची बनाइए। तो सबसे पहले हम बनाते हैं भाई क्या, एक चुंबक भाई, ये हमने बना ली, ड्रॉ कर ली है एक चुंबक। ये रही हमारी एक चुंबक, इसको हमने बोल दिया क्या, एक N और एक S। इसका दो ध्रुव बना लिए भाई हमने इसके चुंबक के। अब इसके गुणों की बात करते हैं भाई। सबसे पहला हमें दे रखा है कि दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। तो ये बात भी हमें याद रखना है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं काल्पनिक होती हैं, जो कि उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और दक्षिणी ध्रुव पर समाप्त होती हैं। चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और दक्षिणी ध्रुव की ओर समाप्त होती हैं। और चुंबक के अंदर यदि हम बात करें तो चुंबक के अंदर ये साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर चलती हैं। ऐसी ही रेखाएं इधर भी होंगी, इस साइड इस तरीके से, और ये अंदर प्रवेश करेंगे तो उत्तरी ध्रुव से निकलेंगी और दक्षिणी ध्रुव पर क्या होंगी, समाप्त होंगी। और ये कभी भी एक दूसरे को भाई काटेंगी नहीं, कभी भी एक दूसरे को काटेंगी नहीं, टच नहीं करेंगी कहीं पे भी एक दूसरे को। ये इस तरीके से, अब मान लो कहीं और भी दूर है तो और दूर से भी कहीं से ये क्या हो रही होंगी भाई, आती हुई प्रतीत हो रही हैं, जा रही होंगी ये इस तरीके से। साउथ पोल की तरफ हमें महसूस होगा कि ये अनंत से कहीं से चल के आ रही हैं ऐसे। ये चुंबक के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक खींचने का एक तरीका हो गया। तो दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं, एक पॉइंट हमें इसका ये याद रखना है। दूसरा, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा की ओर जाती हैं भाई, ये पॉइंट हमारा एक और इम्पोर्टेंट है भाई। दूसरा पॉइंट हमें ये दे रखा है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा की ओर जाती हुई प्रतीत होती हैं। दूसरा है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हमेशा बंद वक्र बनाती हैं। तो भाई देखा है आपने, ये बंद वक्र बने हुए हैं आपके। चौथा पॉइंट है हमारा कि जहां चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं घनी होती हैं वहां चुंबकीय क्षेत्र मजबूत होता है, और जहां चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं विरल होती हैं वहां चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, कमजोर होता है। क्लियर। तो जहां पर मान लो देखा जाए तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या है भाई, ज्यादा मात्रा में, तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा भाई, सघन होगा। सघन मतलब बहुत ज्यादा मजबूत होगा। दूसरी इधर की यदि हम बात करें तो इधर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं दूर दूर हैं और इनकी संख्या क्या है, कम है। तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र जो होगा ना वो कैसा होगा भाई, विरल होगा। तो ये विरल और सघन वाली बात थी आपकी। क्लियर। तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से याद रख सकते हो। अगला हमें दे रखा है क्या कि दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। प्रतिच्छेद का मतलब काटती नहीं है भाई। इसके पीछे वजह क्या है भाई, काटती नहीं है, इसके पीछे वजह क्या है। क्लियर बात। तो बात करते हैं, देखो हम कि दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। क्यों? प्रतिच्छेद बिंदु पर यदि दिक्सूचक को रखा जाए तो दो दिशाओं की ओर संकेत करेगा, जो कि संभव नहीं है। मान लो ये कोई चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक चल के जा रही है और मान लो ये किसी दूसरी चुंबकीय क्षेत्र रेखा ने इसको प्रतिच्छेद कर दिया, तो इस बिंदु पर दो दिशाएं प्रदर्शित होंगी। किसकी? चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की, जो कि संभव नहीं है। एक ही बिंदु पर एक साथ दो दिशाएं संभव नहीं हो सकती हैं। तो हम कह सकते हैं कि दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटेंगी, और यदि ऐसा होगा काटती हैं तो वहां पर दो दिशाएं प्रदर्शित होंगी, जो कि संभव नहीं है। क्लियर बात। अगला क्वेश्चन है हमारा क्या, कि प्रेरित धारा क्या है, यह क्यों उत्पन्न होती है भाई। इसको भी याद रखा हुआ, अच्छा क्वेश्चन है।
कि किसी चालक के चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होने के कारण अन्य चालक में उत्पन्न विद्युत धारा को हम क्या कहते हैं, प्रेरित धारा कह देते हैं भाई। मान लो ये एक चुंबक दे रखी है, ये एक चुंबक आपको दे रखी है, एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल हमें दे रखा है। क्लियर बात? तो ये हमें दे रखा है एक चुंबक, ये इसका नॉर्थ पोल है भाई और ये इसका साउथ पोल है। तो इस चुंबक के चारों तरफ कहीं ना कहीं इसका चुंबकीय क्षेत्र होगा, चारों तरफ इस चुंबक के चारों ओर इसका चुंबकीय क्षेत्र होगा। चुंबकीय क्षेत्र को हमने बी मान लिया है भाई। अब हम क्या करने वाले हैं कि एक चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन करने वाले हैं और हमने इसके अंदर एक, इसके पास में रख दिया एक तार, भाई ये हमें एक तार दे रखा है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एक ऐसी व्यवस्था बनाते हैं जिसकी वजह से इस चुंबक के चारों तरफ जो चुंबकीय क्षेत्र है उसमें परिवर्तन करते हैं। तो जैसे ही उस चुंबक के चारों तरफ जो चुंबकीय क्षेत्र है या चुंबकीय बल रेखाएं जो दे रखी हैं उनमें परिवर्तन किया जाता है, तो इस तार के अंदर एक विद्युत धारा बहने लगती है। इस विद्युत धारा को हम प्रेरित विद्युत धारा कहते हैं भाई, प्रेरित विद्युत धारा कहा जाता है भाई। यही था हमारा नियम, विद्युत धारा, ये है कंडीशन, ठीक है। तो जब किसी चालक के चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होने के कारण एक अन्य चालक में उत्पन्न विद्युत धारा को हम क्या नाम दे देते हैं भाई, प्रेरित धारा। तो इस तार के अंदर क्या हो गई, एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो गई। अब उत्पन्न परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र का विरोध करने के लिए ही क्या उत्पन्न होती है भाई, इसके अंदर प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। इस बात को भी याद रखना है। क्वेश्चन पूछा जाए हमसे कि जो प्रेरित धारा उत्पन्न हुई है वो किसकी वजह से उत्पन्न हुई है, तो भाई चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन की वजह से उत्पन्न हुई है, ठीक है। जिस वजह से जो चुंबकीय धारा उत्पन्न हुई है उसी वजह का प्रेरित विद्युत धारा क्या करती है भाई, विरोध करती है। क्लियर बात? तो आगे बढ़ते हैं, ये था हमारा अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि एक चुंबक के निकट हम दिक्सूचक की सुई लाते हैं तो वो विक्षेपित हो जाती है, क्यों भाई? तो दिक्सूचक भी भाई एक प्रकार का क्या होता है भाई, चुंबक होता है जिससे हम दिशा पता करते हैं, दिक्सूचक, जिसको हम कंपास भी बोल सकते हैं। इसके अंदर भी एक सुई होती है, एक नॉर्थ पोल की तरफ ये घूमती रहती है, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। तो इस चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ दिया जाता है तो ये हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में फैलती है, इसी को हम कंपास या दिक्सूचक बोल देते हैं। तो यह भी एक प्रकार का चुंबक होता है। अतः इसे किसी अन्य चुंबक के निकट लाया जाता है तो ये या तो आकर्षण करेगा या प्रतिकर्षण करेगा। इस बल की वजह से ही ये क्या हो जाती है भाई, विक्षेपित हो जाती है। और इसी से ही हम पृथ्वी के पर कंपास की सहायता से ही हम नॉर्थ पोल और साउथ पोल को डिसाइड करते हैं। क्लियर बात? अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है कि किसी दिए गए विद्युत चुंबकीय क्षेत्र एक समान है, इसे निरूपित करने के लिए एक आरेख खींचिए। भाई एक समान चुंबकीय क्षेत्र और असमान चुंबकीय क्षेत्र की हम बात करते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र भी जो दे रखा है ना हमें, जिसे हमने चुंबकीय क्षेत्र बोला है, ये भी दो तरीके का होता है भाई। चुंबकीय क्षेत्र हमारा दो तरीके का होता है। पहला है जिसको हम नाम दे देते हैं क्या, एक समान चुंबकीय क्षेत्र, और दूसरा है हमारा कैसा, असमान चुंबकीय क्षेत्र। असमान चुंबकीय क्षेत्र। तो बात करते हैं दोनों क्षेत्रों की। देखो समान चुंबकीय क्षेत्र हम किसे कहेंगे, जिसके अंदर जो बल रेखाएं हैं हमारी, यदि वो बिल्कुल सीधी सीधी होंगी, एक दूसरे के समांतर होंगी, एक दूसरे के क्या होंगी, समांतर होंगी, मतलब उनके बीच की दूरी हमेशा क्या होगी, बराबर होगी, उसे हम कह देते हैं क्या, एक समान चुंबकीय क्षेत्र। तो ये तो हमारा पहला वाला हो गया, एक समान चुंबकीय क्षेत्र। और असमान चुंबकीय क्षेत्र की यदि हम बात करें तो असमान चुंबकीय क्षेत्र में हम कहीं पर विद्युत बल रेखाएं कैसी होंगी, विरल, और कहीं पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं कैसी होंगी, सघन। कहीं पर चुंबकीय बल रेखाएं पास पास में होंगी और कहीं पर क्या होंगी, दूर दूर। तो इसे हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र है ना वो कैसा है, असमान चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है ना। तो ये था हमारा क्वेश्चन, हमसे जो पूछा गया था वो, कि जब किसी क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र एक समान होता है, रखा जाता है, और एक दूसरे के समांतर समान दूरी पर होता है तथा समान लंबाई पर होता है, तो हम उसे क्या कह देते हैं भाई, एक समान चुंबकीय क्षेत्र कह देते हैं। जब उनके बीच की दूरी अलग अलग होती है, असमांतर होती है, लंबाई अलग अलग होती है, तो उसे हम कह देते हैं क्या, असमान चुंबकीय क्षेत्र। क्लियर बात? तो ये था हमारा छठवां क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई सभी लोग। अगले क्वेश्चन में हमें दे रखा है भाई क्या, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम।
फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, एग्जाम में, प्रीवियस एग्जाम में कईयों बार आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, चांस बनते हैं इस बार भी आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए क्वेश्चन। तो भाई साहब फ्लेमिंग जो है ना, उन्होंने क्या बताया, उन्होंने बाएं हाथ के बारे में बताया कि आप क्या करो भाई, बाएं हाथ की जो 3 अंगुलियां हमारे पास दे रखी हैं, बायां हाथ ले लिए, बाएं हाथ में हमारी 3 अंगुली कौन कौन सी हैं भाई, एक तो हमारा अंगूठा है, एक हमारी तर्जनी है और एक हमारी मध्यमा है। ये 3 अंगुलियों की यदि हम बात करें तो इन तीनों उंगलियों को आप इस तरीके से फैलाओ कि ये तीनों उंगलियां आपकी एक दूसरे के लंबवत रहें, मतलब तीनों, मध्यमा, तर्जनी और अंगूठा, ये तीनों एक दूसरे के लंबवत कोण बनाए आपका, तीनों एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का यदि कोण बनाए तो क्या होता है भाई, तो तर्जनी जो होती है ना वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है भाई, अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करता है, तो मध्यमा जो है ना वो चालक में बहने वाली धारा की दिशा को प्रदर्शित करती है भाई। ये है रूल किसका भाई, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। ये आपको शो किया गया है कि भाई ये हमारी मध्यमा है, ये हमारी तर्जनी है और ये हमारा अंगूठा है और ये बायां हाथ हमें दे रखा है, और ये हमें एक चालक तार दे रखा है भाई, ये रहा, ये चालक तार दे रखा है और इसमें धारा बह रही है इस दिशा में, तो हम इसमें पता करना चाहते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र किधर होगा, तो जिधर धारा बह रही है ना उस दिशा में तो हम किसको रखेंगे भाई, मध्यमा को रखेंगे, तो ये तो हमने मध्यमा को रख लिया है भाई, दूसरे डायग्राम में मध्यमा को रखते हुए दिखाया जा रहा है, ये किसकी दिशा को शो कर रही है भाई, धारा की दिशा को शो कर रही है, ठीक है। जैसे ही हमने उंगलियों को इधर रखा और तीनों को लंबवत हमने यदि फैलाया तो अब हमें जो चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा मिली ना वो क्या मिलने वाली है भाई, तो तर्जनी जो है ना वो तर्जनी हमें शो करने वाली है किसको, क्षेत्र की दिशा को, तो आप देख सकते हो क्षेत्र की दिशा तर्जनी की तरफ ही है, ये रहा, देखो ये रहा, तो अंगूठा जो है ना वो इस पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करता है भाई, अंगूठा किसको प्रदर्शित करता है, इस पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करता है। इसी का उपयोग हम विद्युत मोटर में भी करेंगे, जिसके आधार पर विद्युत मोटर जो हमने बना रखी है उसके अंदर आर्मेचर जो है, कुंडली जो बनाकर हम उसको घुमाएंगे, इसी वजह से ऐसा होगा, तो इसको और आगे हम डिस्कस करेंगे। क्लियर, तो ये था आपका फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, ठीक है। अगली स्लाइड में चलते हैं। अगली स्लाइड में हमें दे रखा है क्या कि दिष्ट धारा एवं प्रत्यावर्ती धारा में अंतर लिखिए भाई। तो सबसे पहले तो हम दिष्ट धारा की बात करें तो दिष्ट धारा को ही हम एक नाम से और जानते हैं भाई, इसे हम कह देते हैं क्या, डीसी भाई, इसका एक और नाम है डीसी, जिसे हम डायरेक्ट करंट कहते हैं भाई, डीसी। और प्रत्यावर्ती धारा को हम एक नाम से और जानते हैं जिसे बोलते हैं हम एसी, मतलब अल्टरनेटिव करंट। एसी और डीसी शॉर्ट में आप इनको याद रख सकते हो, अल्टरनेटिव करंट एसी और डीसी मतलब डायरेक्ट करंट, जिसे हम दिष्ट धारा भी बोल देते हैं, और ये हमारी प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। क्लियर, तो बात करते हैं भाई, देखो दिष्ट धारा की। दिष्ट धारा क्या है कि दिष्ट धारा सदैव एक ही दिशा में प्रवाहित होती है भाई। यदि इनका एक ग्राफ बनाया जाए भाई, देखो जैसे हम इसका ग्राफ बनाते हैं उससे हम इसको क्लियर क्लियर समझते हैं। देखो इधर जो ग्राफ जाएगा वो कैसा होगा भाई, पॉजिटिव होगा, इधर ग्राफ यदि आएगा तो वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा, और यहाँ से यदि कोई ग्राफ इसका चलना स्टार्ट करे ये इस तरीके से, ये भाई ऐसे ग्राफ इसका चल रहा है, मान लो इधर वाला भाग क्या हो रहा है, पॉजिटिव, इधर वाला भाग क्या हो रहा है, नेगेटिव, इधर वाला पॉजिटिव, इधर क्या, नेगेटिव। ये बात ठीक है, हमारी समझ में आ रही है। तो यदि हम बात करें किसकी, दिष्ट धारा की, तो दिष्ट धारा के बारे में बोला गया है कि दिष्ट धारा का जो ग्राफ बनेगा वो सदैव एक ही दिशा में बनता है, या तो वो माइनस माइनस में होगा या फिर वो प्लस प्लस में होगा। क्लियर बात। लेकिन जो प्रत्यावर्ती धारा जो होती है ना, उस धारा का यदि ग्राफ बनाया जाए तो इसका ग्राफ ऊपर भी रहेगा नीचे भी रहेगा। तो ये जो डायग्राम है जिसमें धारा पॉजिटिव भी हो रही है और नेगेटिव भी हो रही है, तो इस बात को भी देखा जाए तो धारा जो होती है ना एक चक्र में नेगेटिव भी होती है और पॉजिटिव भी होती है। ये पॉजिटिव वाली धारा का डायग्राम हो गया और ये नीचे वाली धारा को शो करने वाला हो गया। तो इससे हम पहचान करते हैं कि ये डीसी है और ये एसी है। तो बात करें, देखो एसी का जो डायग्राम बनेगा और जो डीसी का बनेगा उसकी बात करें तो डीसी जो है ना वो डीसी इस तरीके से चलती है भाई, ना तो ये एक ही दिशा में चल रही है भाई, इसकी कोई दिशाओं में परिवर्तन नहीं हो रहा। लेकिन एसी का जो ग्राफ आप देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा इस तरीके, जी हमारी एसी चलती है इस तरीके से, एसी धारा का डायग्राम शो होता है, और ये किसका है भाई, हमारा डीसी का है। क्लियर बात।
तो दिष्ट धारा सदैव एक ही दिशा में प्रवाहित होती है, दूसरी इसकी कोई आवृत्ति नहीं होती है। आपने पढ़ा होगा भाई कि प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितनी होती है भाई, 50 हर्ट्ज होती है। मतलब 1 सेकंड में ये कितनी बार पॉजिटिव होती है, 50 बार पॉजिटिव होती है, और 50 बार ये क्या होती है भाई, नेगेटिव होती है। ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है। इस तरीके से ये पीक पॉजिटिव होंगे कितनी बार, 50 बार, और नेगेटिव भी होंगे कितनी बार, 50 बार। ऐसा कितनी सेकंड में संभव होगा, ऐसा 1 सेकंड में संभव होगा। तो हम इसी को कहते हैं कि प्रत्यावर्ती जो धारा होती है ना, वो 1 सेकंड में 50 चक्कर लगाती है, पॉजिटिव, और 50 होती है इसके नेगेटिव। तो ये हर्ट्ज इसका मात्रक होता है, जिसे हम एच जेड कहते हैं जी, ठीक है, हर्ट्ज, जो कि आवृत्ति का मात्रक होता है हमारे पास। आवृत्ति क्या होती है भाई, वैसे चक्करों की संख्या को हम क्या कह देते हैं, आवृत्ति। तो ये दोनों के अंदर क्या था, अंतर था। प्रत्यावर्ती धारा एक निश्चित समय अंतराल में अपनी दिशा बदलती रहती है, और प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति 50 हर्ट्ज होती है, लेकिन इसकी आवृत्ति होती ही नहीं है, और ये एक ही दिशा में हमेशा प्रवाहित होती रहती है। ये दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा में क्या था हमारा अंतर, ठीक है। दूसरा दे रखा है क्वेश्चन हमें कि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के 2 उपाय बताइए भाई। ऐसा कोई तरीका है जिसके माध्यम से हम चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकते हैं। हाँ तो भाई अभी तो पढ़ा है हमने जस्ट कि एक तो क्षण चुंबक दे रखी है, इसके द्वारा भी हम चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकते हैं। दूसरा है कि धारावाहिक चालक तार द्वारा भी हम चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकते हैं। एक तो हमारे पास यही है क्षण चुंबक, इसके द्वारा भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जा सकता है, जैसे कि चुंबकीय क्षेत्र भी इसके चारों तरफ। एक हमें तार दे रखा है जिसके अंदर धारा प्रवाहित हो रही है, कौन सी, आई। तो जैसे ही इस तार के अंदर धारा बहेगी तो इस तार के चारों तरफ भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, क्या, बी। चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, क्या, बी। बी बोले तो चुंबकीय क्षेत्र। तो ये 2 कंडीशन हमें दे रखी है, इसके माध्यम से हम किसी भी चुंबकीय क्षेत्र को आसानी से उत्पन्न कर सकते हैं। दूसरा हमें दे रखा है 10वां क्वेश्चन का, लघु पतन से बचने के उपाय बताइए भाई। लघु पतन, तो गर्म तारों के साथ विद्युत फ्यूज लगाकर लघु पतन से बचा जा सकता है। इसको हमने पिछले क्वेश्चन में पिछले चैप्टर में डिस्कस कर लिया था, लघु पतन को, ठीक है। तो विद्युत परिपथ के भूसंपर्क करने से भी लघु पतन से बचा जा सकता है। भूसंपर्क का मतलब होता है कि जिसको एक बार हम काय का बना देते हैं, अर्थिंग का बार बना दिया जाता है। गर्म तार बोले तो अपना जो एक करंट का तार होता है, उसमें क्या लगा दो भाई, फ्यूज वायर लगा दो। तो फ्यूज वायर हम समझ सके, जैसे ही फ्यूज वायर उसके अंदर लगा दिया जाएगा तो वो फ्यूज वायर जल जाएगा। तो हम लघु पतन से क्या हो सकते हैं भाई, बच सकते हैं। क्लियर बात। और दूसरा हम तारों को कैसा करेंगे, भूसंपर्कित करेंगे, अर्थिंग का वायर कर देंगे। तो जब ज्यादा मात्रा में घर में कभी भी धारा प्रवाहित होगी तो हम आसानी से उस धारा को काय के अंदर भेज देंगे, अर्थ के अंदर, मतलब पृथ्वी के अंदर भेज देंगे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन ये था हमारा भाई। दूसरी बात की जाए अगले क्वेश्चन की, तो अगले क्वेश्चन में हमें दे रखा है, क्या किसी विद्युत धारावाहिक चालक से संबंधित चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने का संबंधी दाएं हाथ के अंगूठे का नियम लिखिए भाई। तो ये सिंपल सा हमें एक और नियम दे रखा है, जिसे हम दाएं हाथ के अंगूठे का नियम कह देते हैं। तो इसमें भी हमें क्या करना है, यदि आप दाहिने हाथ में, पहले हमने बाएं हाथ की बात की थी, इस बार हमारा कौन सा है, दाहिना हाथ। दाहिना हाथ मतलब सीधा, सीधा हाथ, और सीधा हाथ मतलब जिसको हम बोलते हैं क्या, राइट हैंड। हम बात कर रहे हैं राइट हैंड की, ये हमारा राइट हैंड है। क्लियर। राइट हैंड की धारावाहिक सीधे चालक को इस प्रकार पकड़ो कि अंगूठा जो है ना वो विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करे। मान लो ये हमें एक तार दे रखा है, इसमें धारा इस दिशा में बह रही है, तो हमारा अंगूठा जो है ना वो धारा की दिशा में ही होना चाहिए, इधर हमारा दाहिने हाथ का अंगूठा होना चाहिए। क्लियर बात। संकेत करे तो आपकी अंगुलियों को जैसे ही आप मोड़ोगे, इस तार को मुट्ठी में पकड़ के अंगूठा धारा की दिशा में, तो अंगुलियों को जो आप जोड़ोगे तो ये जो दिशा बनेगी आपकी ऐसे मोड़ने पर, ये हमें चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को प्रदर्शित किया जाता है भाई। ये था हमारा राइट हैंड का नियम, यानी सीधे हाथ का नियम। क्लियर बात। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है भाई फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के हमें नियम दे रखे हैं। फैराडे भाई साहब ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम बताए। तो अभी हमने जस्ट पढ़ी थी क्या, प्रेरित धारा। प्रेरित धारा मतलब जब किसी चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन किया जाता है और उसके पास में यदि कोई चालक तार रख दिया जाए तो उस चालक तार के अंदर क्या बहने लगती है, विद्युत धारा, जिसे हम प्रेरित विद्युत धारा कहते हैं। इसी बात को डिटेल में समझाने के लिए भाई फैराडे भाई साहब ने अपने कुछ नियम दिए, उन नियमों की अपन आपसे चर्चा करते हैं भाई। क्या दे रखा है कि जब कभी भी किसी कुंडली से होकर, अब भाई दिमाग में बात आ रही है भाई ये कुंडली क्या है,
तो कुंडली कुछ नहीं है भाई, तार ही है भाई। तार की एक मुड़ी हुई हमने एक कुंडली बना ली इस तरीके से, ये रही हमारी कुंडली, इसको हमने बोल दिया है क्या, कुंडली। तो मतलब तार ही है भाई, तार को हमने मोड़ मोड़ के ऐसे घेरों वाली, एन घेरों वाली एक कुंडली बना ली है। जब कभी भी किसी कुंडली से होकर जाने वाली चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, तब उसे हम कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण उस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा भी क्या होने लगती है, बहने लगती है। इनका ये पहला नियम। अब दूसरे नियम में इन्होंने क्या बताया कि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल जो है ना, वो उस कुंडली में उत्पन्न हुआ है, उसी परिमाण का चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर के क्या होता है भाई, समानुपाती होता है। ये दो बातें आपको एज इट इज याद रखनी है भाई, ठीक है। कि जब कभी भी किसी कुंडली से होकर जाने वाली चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, तब उस कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने के कारण उस कुंडली में क्या बहने लगती है, विद्युत धारा बहने लगती है। मान लो ये हमने इसका नॉर्थ पोल दे रखा है, इधर ये चुंबकीय बल रेखाएं निकल रही हैं इससे, और जैसे ही इसमें कुछ परिवर्तन होगा, तो ये परिवर्तन की वजह से इस कुंडली में क्या बहने लगेगी भाई, धारा बहने लगेगी। इसी को हम प्रेरित धारा कहेंगे। और प्रेरित विद्युत वाहक बल जो है ना, वो कुंडली में उत्पन्न हुआ है, उसका परिमाण जो है ना, वो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। मतलब जो चुंबकीय फ्लक्स होगा उतना ही बढ़ेगा, उतना ही विद्युत वाहक बल भी क्या होगा, उसका बढ़ेगा। ये फैराडे के दो नियम थे आपके, ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जिसमें अगले क्वेश्चन में हमें दे रखा है क्या, विद्युत मोटर का सिद्धांत लिखिए। तो विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर काम करती है, इसकी हम बात करते हैं। तो हमारी जो विद्युत मोटर है घर में, जिसका उपयोग हम टिल्लू के लिए भी विद्युत मोटर का उपयोग करने लगे हैं, बोरिंग के लिए भी हमने विद्युत मोटर का उपयोग किया, और कईयों उपकरण हमारे पास ऐसे हैं जिनमें विद्युत मोटर का उपयोग होने वाला है। मतलब जो मोटर हमारी लाइट से चलने वाली है। तो विद्युत मोटर विद्युत धारा के कौन से प्रभाव पर आधारित होती है भाई, इस बात को याद रखना है, चुंबकीय प्रभाव पर आधारित होती है। जी आपकी एक सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है सबसे पहली तो, ठीक है। इस सिद्धांत पर आपकी ये चुंबकीय वो विद्युत मोटर क्या करती है, कार्य करती है। भाई कैसे कार्य करती है उस बात को समझते हैं। क्या सिद्धांत था इनका, कि जब किसी कुंडली को प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, भाई एक ऐसी कुंडली बना दो जिसको बहुत ज्यादा क्षेत्र है, जिसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, तो उसमें एक विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। तो कुंडली की भुजाओं पर बराबर तथा विपरीत दिशा में दो बल कार्य करते हैं। इन बलों के प्रभाव से क्या होता है, कुंडली क्या हो जाती है भाई, विक्षेपित हो जाती है, जिसे हम कहें क्या होने लगती है, घूमने लगती है। और इस बल की मदद से विद्युत ऊर्जा को हम यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर लेते हैं। ये था भाई हमारा एक विद्युत मोटर का क्या, सिद्धांत। फिर जब विद्युत मोटर के सिद्धांत की यदि बात की जाए, तो इस विद्युत मोटर में के सिद्धांत में यदि कुंडली में जैसे ही हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो उस कुंडली के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। और ये चुंबकीय क्षेत्र की वजह से ही उस कुंडली पर परिवर्तन की वजह से क्या लगता है भाई, बल लगता है। बल की वजह से वो कुंडली क्या होने लगती है, घूमने लगती है। इसी आधार पर ये आधारित होता है। क्लियर, ये हमें एक डायग्राम इसका दे रखा है। क्लियर बात, ये घूर्णन की दिशा, ये कुंडली, विभक्त बल है, ये भाग हमें इसके अलग अलग दे रखे हैं। तो ये इस बार सिलेबस में थोड़ा सा कमी मटेरियल दे रखा है, इसलिए आप एक बार डायग्राम देख सकते हो, बाद बाकी का अपन आगे बढ़ते हैं। इसकी कार्यविधि भी है कि किस तरीके से ये काम करती है, ये भी हमें दे रखा है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसकी कार्यविधि भी दे रखी है, इसके चित्र का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। विद्युत मोटर का एक रनिंग डायग्राम आपका बना हुआ है। क्लियर बात। दूसरा हमसे एक क्वेश्चन भी पूछा गया है कि इसके अंदर विभक्त बलें लगाई जाती हैं, इनकी क्या भूमिका होती है, इनसे धारा परिवर्तित किया जाता है। ये भी एक क्वेश्चन विद्युत मोटर से दे रखा है, आप देख सकते हो, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन हमें दे रखा है क्या, कि किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रेरित करने के विभिन्न ढंग बताइएगा। भाई हमें एक कुंडली के अंदर विद्युत धारा प्रेरित करनी है, तो हम ऐसे कौन कौन से तरीके हैं जिनसे कर सकते हैं। तो इसका पहला तो तरीका हम पढ़ चुके हैं कि चुंबक को कुंडली के भीतर या बाहर गति करा दो। भाई तो मान लो ये एक कुंडली दे रखी है हमें, ये रही इस तरीके से, और हमें इसके अंदर विद्युत धारा उत्पन्न करनी है। तो हम क्या करेंगे भाई, एक चुंबक लेंगे, ये हमने एक चुंबक ले ली भाई, और एक इस चुंबक को हम गति कराएंगे भाई, या तो ऊपर की ओर गति कराएंगे या नीचे की ओर। जैसे ही इसमें चुंबक में गति कराई जाएगी, तो इसकी चुंबकीय बल रेखाओं में क्या होगा भाई, परिवर्तन होगा। और जैसे ही चुंबकीय बल रेखाओं में परिवर्तन होगा, उस परिवर्तन की वजह से इस कुंडली के अंदर एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा।
विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, इसकी वजह से इसके अंदर क्या बहने लगेगी, एक धारा बहने लगेगी। तो कुंडली में प्रवाहित विद्युत धारा में परिवर्तन करके भी, विद्युत वाहक बल में भी परिवर्तन करके भी विद्युत धारा उत्पन्न की जा सकती है। तो ये दो तरीके थे, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा का दिष्ट धारा के कुछ स्रोतों के नाम बताइए भाई। डीसी, डीसी जो धारा दे रखी है ना, वो हमें कहाँ कहाँ से मिलने वाली है। ठीक है ना, डीसी धारा के बारे में बताना है। तो डायरेक्ट करंट जिसको अपन कहते हैं, डीसी धारा, दिष्ट धारा, तो इसके कुछ स्रोत हैं। 3 एग्जाम में हमसे पूछे जाते हैं, हमने और भी लिख दिए 5। तो सबसे पहले तो हमें सेल से, शुष्क सेल से भी हमें कौन सी धारा मिलेगी, बटन सेल से भी मिलेगी, हमें लेड एसिड बैटरी से भी मिलेगी, कार के डायनेमो से भी मिलेगी, और दिष्ट धारा जनित्र भी हमें कौन सी धारा देगा, डीसी देगा। तो ज्यादातर यदि याद रखें हम, तो बैटरी या सेल की बात की जाए आपसे, या तो बैटरी या नाम आ जाए आपका क्या, सेल। तो इससे हमें जो धारा मिलने वाली है ना, वो हमारी कौन सी होती है भाई, दिष्ट धारा होती है। या हम कह सकते हैं एक डीसी जनरेटर भी होता है, जनरेटर जिसको हम कह देते हैं, या डायनेमो। जनरेटर पूरे सिस्टम को बोला जाता है जिसमें डायनेमो भी लगा है और पंप भी लगा है, जिसकी ऑयल के माध्यम से जिसको क्या किया जाता है, चलाया जाता है। तो ये आंतरिक ऊर्जा को काय में बदल देता है, विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। हमें इससे डीसी धारा क्या होने लगती है, मिलने लगती है। तो दूसरे को हम कह देते हैं क्या, विद्युत जनित्र। तो ये 3 चीजों को तो आपको याद रखना ही रखना है, विद्युत जनित्र, विद्युत जनित्र क्या, कि दिष्ट धारा के कोई 3 स्रोतों के नाम लिखिए, तो बैटरी, सेल या विद्युत जनित्र या लेड एसिड बैटरी, नाम उनका ही है भाई, आप याद रख सकते हो। क्लियर बात। दूसरा है हमें क्या, प्रत्यावर्ती विद्युत धारा उत्पन्न करने वाले स्रोतों के नाम लिखिए। तो भाई प्रत्यावर्ती विद्युत धारा कहाँ है भाई, हमारे घर में जो लाइट आ रही है वो हमारी कौन सी है, एसी धारा है। एसी को हम क्या कहते हैं भाई, एसी घर के अंदर। और जो भी उपकरण है ज्यादातर है हमारे काय में चल रहे हैं भाई, एसी में चल रहे हैं। लेकिन जो डीसी में चलते हैं तो उनके लिए हमें कन्वर्टर लगाना पड़ता है। जैसे कि एक तरीके से बोला जाए, चार्जर जिसको हम मोबाइल का बोलते हैं ना, वो चार्जर क्या करता है भाई, घर में आने वाली एसी करंट को काय में कन्वर्ट कर देता है, डीसी में कन्वर्ट कर देता है, और मोबाइल उससे क्या हो रहे हैं, चार्ज हो रहे हैं। तो ज्यादातर हमें कुछ इलेक्ट्रॉनिक जो डिवाइस महंगे महंगे वाले हमारे आते हैं, वो हमारे डीसी में ही वर्क करते हैं, एसी में वर्क नहीं करते हैं। तो फिर हमें एसी धारा को काय के अंदर बदला जाता है, डीसी के अंदर बदला जाता है। तो फिर हम डीसी को भी काय में बदल लेते हैं भाई, एसी में बदल लेते हैं, जिसको हम घर में इन्वर्टर कहते हैं। क्यों, क्योंकि इस एसी धारा को हम स्टोर नहीं कर सकते भाई, इसको हम स्टोर नहीं कर सकते, लेकिन इसको डीसी को स्टोर किया जा सकता है। इसलिए हम एसी को डीसी में बदल के क्या कर सकते हैं, स्टोर बैटरी के अंदर। क्लियर बात। तो ये थे, तो नाभिकीय ऊर्जा संयंत्रों के में भी हम विद्युत प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न करते हैं। थर्मल पावर प्लांट भी हमने जो लगा रखे हैं, वहां पे भी कौन सी ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, एसी। और जलीय पावर स्टेशन बना रखे हैं, यहाँ पे भी क्या हो रही है भाई, हमारी जो एसी ही उत्पन्न हो रही है। तो जो खम्भों पे जो लाइट जहां से भी बन के आ रही है, जो भी माध्यम है, उन सभी से लाइट जो बन के आ रही है ना, वो कौन सी आ रही है, हमारे घरों तक एसी यानी अल्टरनेटिव करंट ही बन के आ रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 18वां। 18वें क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है क्या, कि कुछ ऐसी युक्तियों के नाम लिखिए जिनमें विद्युत मोटर का उपयोग किया जाता है। भाई ऐसी तो बहुत सारी युक्तियां हैं जिनके अंदर हम काय का उपयोग करते हैं भाई, विद्युत मोटर का उपयोग करते हैं। तो भाई इस क्वेश्चन का जवाब सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए, बाकी का आंसर आपके पास लिखा हुआ है कि ऐसी कुछ युक्तियों के नाम बताइए जिन युक्तियों में विद्युत मोटर का उपयोग किया जा सकता है। तो आप अपने घरों में देखिए कि कौन कौन सी ऐसी मशीनें हैं जिनके अंदर हम विद्युत मोटर का क्या करते हैं भाई, उपयोग करते हैं, उनके नाम आपको बताना है। तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए और इस सेक्शन में जाके इन सभी उपकरणों के नाम मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। क्लियर बात। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है क्या, कि विद्युत परिपथ तथा संधारित्रों में सामान्य उपयोग होने वाले 2 सुरक्षा उपायों के नाम बताइए। भाई 2 सुरक्षा उपायों के नाम हमारे पास हैं, दोनों को हम पढ़ चुके हैं। क्या है, देखो विद्युत परिपथ, जो भी परिपथ हमने बनाया था, एक विद्युत परिपथ जिसके अंदर हमारा सारा घर के सारे उपकरण लगे हुए हैं, वो एक बंद परिपथ हमारा कहलाता है। तो इनको बचाने के लिए हमें ऐसे 2 उपाय देखने हैं। तो सबसे पहला उपाय तो हमारा यही है कि हमें सभी तार उनके अंदर, इस विद्युत परिपथ के अंदर एक अर्थिंग का वायर उपयोग में करना चाहिए भाई, जिसे हम कहते हैं भू संपर्क तार का उपयोग करना चाहिए। दूसरा है कि हमें एक फ्यूज तार का भी, विद्युत फ्यूज का भी उपयोग करना चाहिए भाई इसके अंदर। ये 2 तरीके ऐसे हैं जिससे हम हमारे विद्युत परिपथों को क्या कर सकते हैं भाई,
खराब होने से, अतिभारण से, या फिर हम बोलें तो लघु पतन से क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। क्लियर बात। तो अगला क्वेश्चन हमें यही दे रखा है कि घरेलू विद्युत परिपथों में जब अतिभारण हो जाए तो उससे बचाने के लिए हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। अतिभारण से बचने के लिए क्या क्या सावधानियां हैं भाई, कि मान लो दो धातुओं के दो तार आपस में मिल गए और आपस में मिलके पिघल के गर्म होकर क्या हो गए, वो टूट गए, तो इससे आग लगने का, जलने का खतरा रहता है। तो इससे हमें सावधानी बरतनी चाहिए। और इस सावधानी से बचने के लिए, जिसे ही हम कह रहे हैं क्या, अतिभारण, तो इससे बचने के लिए हमें क्या करना है भाई, अच्छी क्वालिटी के तारों का उपयोग करना है। ठीक है ना, अच्छी क्वालिटी के तारों का उपयोग करना पड़ेगा। विद्युत प्रवाह के लिए हमें प्रयुक्त की जाने वाली जो तारें हैं वो अच्छे प्रतिरोधन पदार्थ से ढकी होनी चाहिए। जो तार के ऊपर जो कवरिंग रहती है प्लास्टिक की या पीवीसी की, वो कवरिंग हमारी कैसी होनी चाहिए, ब्रांडेड होना चाहिए, जिससे कि तार गर्म हो तो वो जल्दी ना पिघले। मतलब क्लियर बात। इससे पहले हमारा फ्यूज वायर पिघल जाए और घर की पूरी लाइट क्या हो जाए, कट जाए, जिससे हम शॉर्ट सर्किट से क्या हो सकते हैं, बच सकते हैं। दूसरे पॉइंट में बोला है कि विद्युत परिपथ विभिन्न वर्गों में बटे होने चाहिए और प्रत्येक साधित्र का एक फ्यूज वायर होना चाहिए। ये बात भी सही है। तो घर में हमारे के अंदर, घर के अंदर जितनी भी लाइट फिटिंग होती है उसके अंदर जो भी बोर्ड लगाए जाते हैं, उन बोर्डों के अंदर एक अलग अलग फ्यूज वायर लगाया जाता है और सबके अलग अलग कनेक्शन होते हैं, जिससे धारा का क्या हो जाता है भाई, बंटवारा हो जाता है, धारा कम मात्रा में हो जाती है। तो इससे कुछ हद तक हमें अतिभारण से सहायता मिलती है। दूसरा, उच्च शक्ति प्राप्त करने वाले एयर कंडीशनर, जैसे कि घर में बहुत ज्यादा वोल्टेज लेने वाला जो एसी है हमारे पास, ठीक है ना, फ्रिज है हमारे पास, वाटर हीटर है हमारे पास, या फिर हीटर है हमारे पास, या प्रेस है, जिस ये क्या है कि ऐसे उपकरण हैं जो हमारे घर में बहुत ज्यादा मात्रा में धारा का क्या करते हैं, यूज करते हैं। इन सभी का एक साथ प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए। या पानी भरने वाला हमारे पास जो टिल्लू पंप भी जो दे रखा है, इन सभी चीजों को हमें कभी भी एक साथ नहीं चलाना चाहिए। तो हम आसानी से इस अतिभारण से क्या कर सकते हैं, बच सकते हैं। तो एक ही सॉकेट से बहुत सारे विद्युत संधारित्रों को आपस में ज्वाइंट नहीं करना चाहिए। अक्सर हमने देखा होगा भाई, इंडिया सक्सेसफुल है किस चीज में, जुगाड़ में। भाई हम जुगाड़ बनाकर क्या करते हैं भाई, कि जैसे कि मान लो एक ही होल्डर या सॉकेट हमें दे रखी है, उस सॉकेट के अंदर हम बहुत सारे वायरों के प्लग लगा देते हैं, वायर प्लग को निकाल के उसके अंदर बहुत सारे वायर लगा देते हैं। तो सबसे जल्दी उस जलने का खतरा तो हमारा वहीं से स्टार्ट होता है, कि मान लो ये एक प्लग दे रखा है, इसके अंदर भी वायर लगा दिया, इधर से भी लगा दिया, इधर से भी लगा दिया, इधर से भी लगा दिया, और भी इसके अंदर अलग से ज्वाइंट कर दिए भाई हमने। तो भाई इसकी क्या हालत होने वाली है, वो आप जानते हो, ये गर्म होकर क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, और हमारे घर में कहीं पे भी शॉर्ट सर्किट होने की संभावना क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो हमें क्या है कि एक अच्छे लेवल की, अच्छी क्वालिटी के तारों का उपयोग करना है, और कुछ सावधानियां हैं जिससे हम अतिभारण से क्या कर सकते हैं, हम बच सकते हैं। तो ये था हमारा एक अतिभारण वाला क्वेश्चन। एक अच्छा सा क्वेश्चन और आता है हमारा 2 नंबर के लिए, जिसमें हमसे पूछा गया है कि किसी विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में स्थित विद्युत धारावाही चालक पर आरोपित बल कब अधिकतम होगा। भाई एक सिंपल सी लाइन में हमें इसको याद रखना है, क्या, कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित विद्युत धारावाही चालक पर, अब विद्युत धारावाही चालक क्या है भाई, ये तार ही तो है, और इस तार के चारों तरफ क्या है भाई, एक चुंबकीय क्षेत्र है, एक चुंबकीय क्षेत्र है भी, उसमें ये तार क्या हुआ है, रखा हुआ है। तो इस तार पर आरोपित बल कब अधिकतम होगा, हमसे ये बात पूछी जा रही है। तो ये जब अधिकतम होगा जब धारा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के क्या होगी, लंबवत होगी। मतलब जब 90 डिग्री का कोण बनाएगी, किससे, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो मान लो ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है और ये धारा की दिशा है, इन दोनों के बीच में हमारा जो कोण बनाना वो कितने डिग्री का बना, 90 डिग्री का। उस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र एक धारावाही चालक पर सबसे अधिकतम बल आरोपित करेगा। एफ जो होगा ना वो आपका सबसे मैक्सिमम होगा। इसका न्यूमेरिकल और बड़ी क्लासों में आप आसानी से देखे हुए। क्लियर। तो ये था अपना ये क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, और अगले क्वेश्चन में हमें दे रखा है क्या, कि कोई विद्युत रोधी तावे की तार की एक कुंडली किसी गैल्वेनोमीटर से संयोजित की जाती है। तो क्या होगा यदि कोई छड़ चुंबक हम ले लें, क्या करें, कि मान लो उस कुंडली हमें जो दे रखी है, मान लो तार की एक कुंडली हमें ये दे रखी है, ये रही, ये तार को इस तरीके से फोल्ड करके हमने एक कुंडली बना ली है, ठीक है। अब क्या करते हैं, हम एक छड़ चुंबक लेते हैं और उस छड़ चुंबक को इस कुंडली में धकेला जाता है भाई। इस छड़ चुंबक को काय के अंदर रख दिया जाता है भाई, इस कुंडली के अंदर रख दिया जाता है, ऐसे इस तरीके से ऐसे धकेला जाता है इसके अंदर।
कुंडली के अंदर रख दिया है। या फिर दूसरी कंडीशन है कुंडली के भीतर से बाहर खींचा जाता है, पहले अंदर रखा गया फिर अंदर से कहाँ खींचा गया भाई, बाहर खींचा गया। फिर तीसरा पॉइंट दे रखा है कि कुंडली के भीतर स्थिर रखा जाता है, ना तो उसको बाहर खींचो ना अंदर खींचो, तो इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा भाई, इसको हमें चर्चा में लाना है। तो क्या है हमारा पहला पॉइंट दे रखा है कि जैसे ही क्षण चुंबक कुंडली में धकेला जाता है वैसे ही जो हमारे पास गैल्वेनोमीटर है, ये गैल्वेनोमीटर का काम क्या है भाई, ये हमारा मापेगा किसे, विद्युत धारा को। ये विद्युत धारा का क्या करने वाला है भाई, मापन करेगा। गैल्वेनोमीटर से हम क्या करने वाले हैं भाई, विद्युत धारा का मापन करने वाले हैं। क्लियर बात। तो गैल्वेनोमीटर की जो सुई है, सुई में क्षणिक क्या होने वाला है भाई, विक्षेप होने वाला है। क्यों, क्योंकि जैसे ही चुंबक अंदर रखेंगे तो चुंबक के चारों तरफ क्या उत्पन्न हो रहा है, चुंबकीय क्षेत्र, और चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं में परिवर्तन होगा, उसके फ्लक्स में परिवर्तन होगा, विद्युत वाहक बल में परिवर्तन होगा, या हम कहें चुंबकीय बल रेखाओं में परिवर्तन होगा। तो इस कुंडली में क्या बहने लगेगी भाई, धारा बहने लगेगी, कुछ क्षण के लिए विक्षेप होगा। तो यह कुंडली में विद्युत धारा की उपस्थिति का पहला संकेत हमें मिल चुका है, जब हमने कुंडली में क्षण चुंबक को क्या किया था भाई, धकेला था। दूसरा पॉइंट है कि जब चुंबक को कुंडली के भीतर से बाहर खींचते हैं, मान लो अब एक चुंबक कुंडली के अंदर रखी हुई है और जैसे ही हम उसको बाहर खींचते हैं तो फिर से यही घटना हमारे पास फिर होनी है, सुई में क्षणिक विक्षेप फिर से होने वाला है, लेकिन अब की जो दिशा होगी ना इसकी, जो हमारे पास गैल्वेनोमीटर है उसके अंदर दिशा क्या हो जाएगी, उसकी बदल जाएगी। मान लो इससे पहले जो विक्षेप हुआ था तो सुई किधर घूम गई थी, मान लो यहाँ थी तो यहाँ से किधर घूम गई थी, इधर की ओर। अब की सुई घूम जाएगी किधर की ओर, इधर की ओर, तो विपरीत दिशा में विक्षेप होने वाला है। यदि चुंबक को कुंडली के भीतर स्थिर रखा जाता है तो कुंडली में कोई विद्युत धारा उत्पन्न नहीं होगी। क्यों, क्योंकि उसकी चुंबकीय बल रेखाओं में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। परिवर्तन जब तक नहीं होगा चुंबकीय क्षेत्र में, तब तक विद्युत धारा उत्पन्न नहीं होगी। क्लियर बात। तो ये था हमारा क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है क्या, कि भूसंपर्क तार का क्या कार्य है भाई, भूसंपर्क तार का क्या कार्य है भाई। तो इस क्वेश्चन को हम आपको अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो अगली क्लास में इन क्वेश्चनों को लेने के लिए भाई सबसे पहले आप लोग इसकी पहली क्लास, या हम कहेंगे कि इसका एक पहला चैप्टर है विद्युत धारा। क्या है, विद्युत धारा का जो चुंबकीय प्रभाव है ना, वो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव टोटली डिपेंड है किस पर, इससे पहले वाले चैप्टर पर। पहले वाले चैप्टर को हमने पढ़ाया था जिसका नाम है विद्युत धारा, करंट या इलेक्ट्रिसिटी जिसको हम बोल सकते हैं। तो उस इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर को आप सबसे पहले कंप्लीट कीजिए, उसके बाद फिर आप इसकी धारा को, जिसको हमने बोला है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, इसको आप क्या कीजिए, कंप्लीट, क्योंकि उसी पर ये बेस्ड है पूरा। तो उसकी सारी वीडियो जो भी हमने इसकी कवर किया है उस 3 वीडियो में, तीनों की तीनों वीडियो आपको दे रखी है। तो सभी लोग आगे वाले चैप्टर को लेने के लिए सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल को क्या कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आपको आगे आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, जिसमें हम विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव का सेकंड पार्ट आपको लेके आएंगे। आप फर्स्ट पार्ट को जब तक डिस्कस कीजिए, इसके क्वेश्चनों को पढ़िए और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए यदि कोई डाउट यदि कहीं से आता है तो। क्लियर बात। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।